अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवऑप्स कोर्स। इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि व्हाट इज़ डेवऑप्स, और उसके बाद फिर हम ये सारे टूल्स को देखेंगे जो हमने डेवऑप्स के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें कि डेवऑप्स क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास एक टर्म होती है SDLC, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जैसे आप कह लें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डिज़ाइन करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो टीम्स मिल के काम करती हैं वो बेसिकली 2 टीम्स होती हैं। एक टीम होती है हमारे पास डेवलपर की टीम, और दूसरी टीम होती है ऑपरेशंस टीम। तो जब हम इन दोनों टीम्स को कंबाइन कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास वर्ड आता है वो बेसिकली होता है डेवऑप्स। ठीक है, यानी कि डेवऑप्स बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपर टीम प्लस ऑपरेशंस टीम, यानी कि इन दोनों ने मिल के कोई भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर्स या डेवऑप्स टीम, या आप कह लें डेवलपर्स प्लस ऑपरेशंस टीम। अब जो भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी प्रोसेस होता है, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं SDLC, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारे पास प्लान होता है कि हमने वो सॉफ्टवेयर किस चीज़ से रिलेटेड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम प्लान करते हैं। प्लान के बाद जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद हम उसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, एंड लास्ट में हम क्या कर देते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है, यहाँ से अब बिल्ड करना तो मीन्स के बस ऐसे ही है कि आपने एक प्लान बनाया कि हमारा जो है ना, हमारी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप है तो ये मैसेजिंग से रिलेटेड है, फेसबुक है तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह सबसे पहले तो आपने प्लान करना है कि आपका सॉफ्टवेयर किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जब कोड लिखते हैं, उसके बाद उसको बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में जो भी टूल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, उनको बेसिकली हम कहते हैं डेवऑप्स टूल्स। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस करने में, यानी कि कोड लिखने में, बिल्ड करने में, इसको टेस्ट करने में, डिप्लॉय करने में, जो भी हमारे टूल्स यूज़ होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखें कि सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये होता है कि आपने कोड को लिखना होता है। ठीक है, कोड लिखने से पहले भी आपने ये सबसे पहले चूज़ करना होता है कि आपने जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं, उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। हमारे पास अभी ये जो बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड मैक ओएस है। अगर हम बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि हमें अगर इसको यूज़ करना है तो हमें इसका लाइसेंस बाय करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मैक ओएस की बात करें तो मैक ओएस एक काफ़ी महंगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये जो एक तीसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, यानी कि अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें। ठीक है, हमारा जितना भी काम है कोड से रिलेटेड, जो भी SDLC के प्रोसेस के अंदर आता है, वो सब का सब काम हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करें, बिकॉज़ ये फ्री है। ठीक है, ना कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं ताकि हमें उसके लिए लाइसेंस ना बाय करना पड़े, और ना ही हम मैक ओएस पे जाते हैं। तो पहली मेन रीज़न कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, दूसरा इसमें ये होता है कि जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये होता है GUI मीन्स कि इसका जो भी इंटरफेस है वो ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ठीक है, बट अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे तो इसका जो इंटरफेस होता है वो होता है CLI से मुराद के कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, इवन कि आपको कोई फ़ाइल भी क्रिएट करनी है या एक फ़ाइल को किसी दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट भी करना है, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप
जैसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विंडोज़ में होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, कमांड सीखनी पड़ती है कि फ़ाइल बनाने की क्या कमांड है, कॉपी करने की क्या कमांड है, पेस्ट करने की क्या कमांड है, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सारा का सारा बेस है CLI के ऊपर, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये एक दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये GUI होता है, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम CLI होता है। तो इसमें अब हमने ये देखना है कि हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो भी कमांड्स चाहिए होती हैं वो सब हमने यहाँ पे लर्न करनी है। तो हमारा इसमें जो फर्स्ट जिससे हम स्टार्ट लेंगे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लेंगे। और अगर आप डेवऑप्स का कोर्स भी करना चाहते हैं तो इसमें जो आपकी सबसे पहले प्रीरिक्विजिट है वो यही है कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया होना चाहिए, इसकी कमांड्स का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें लर्न करेंगे वो हमारी होगी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी बेसिक कमांड्स और जो भी हमें नॉलेज चाहिए है डेवऑप्स के लिए वो सब कुछ हम लिनक्स में लर्न करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है SDLC का वो है कोड लिखना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि कोड लिखने का जो काम है ना ये डेवलपर का काम है, ठीक है। प्लान करना और कोड लिखना ये डेवलपर टीम का काम होता है। उसके बाद इसको बिल्ड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना ये आगे ऑपरेशंस टीम का काम होता है, ठीक है। अब जो डेवलपर टीम है वो फ़र्ज़ करें कि उसने एक सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखा है पाइथन में या C++ में या जावा में, HTML में, जहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। उसने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की है उसके बाद अब आपने क्या करना होता है कि उसने वो कोड आपको मतलब कि ऑपरेशंस टीम को हैंड ओवर करना होता है। तो इसके लिए फिर जो यहाँ पे हमारे पास टूल यूज़ होता है वो बेसिकली होता है गिटहब को हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये चीज़ देखनी है कि जब भी कोई डेवलपर कोड लिखता है तो वो इसको गिटहब पे ये कैसे पुश करता है और हमने गिटहब से इसको कैसे पुल करना है, ठीक है। मेन इसमें ये पॉइंट होता है। लेकिन बेसिकली जो हमारा है गिटहब, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप इसको ना एक बैंक की तरह समझें, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बंदा अमेरिका में बैठा है और आप पाकिस्तान में। अब उसने अमेरिका वाले ने अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करनी है तो वो क्या करेगा कि वो बैंक को यूज़ करेगा, मतलब कि अपनी जो भी अमाउंट है वो बैंक में रखवाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने जाके अपने इलाके के बैंक से उस अमाउंट को निकलवा लेना, ठीक है। यानी कि अगर उसने आपको पैसे देने हैं और आपने उससे पैसे लेने हैं तो दोनों को जो कॉमन चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी वो बैंक है। तो इसी तरह गिटहब की भी एग्जांपल होती है कि अगर उसने आपको कोड देना है या आपने उसको कोड देना है या उससे लेना है, तो जो हमारी एक सेंट्रल रिपॉजिटरी होती है कोड को रखने की वो होती है गिटहब। तो इसलिए वजह से ये है कि दोनों मेंबर्स को गिटहब का आइडिया होना चाहिए, चाहे वो डेवलपर टीम का मेंबर है चाहे वो ऑपरेशन टीम का मेंबर है। तो इसमें हम इसकी बहुत सारी कमांड्स होती हैं कि पहले तो आपने कोड लिखने के बाद उसको गिटहब पे कैसे अपलोड करना है, कैसे वहाँ पे पुश करना है, फिर आपने वहाँ से गिटहब से उसको पुल कैसे करना है, उसके बाद उसमें जो भी चेंजिंग्स करनी है वो करने के बाद वापस से इसको गिटहब पे कैसे पुल करना है, अपने लोकल सिस्टम को गिटहब से कनेक्ट कैसे करना है, क्लोन जिसको हम बोलते हैं क्लोन वगैरह, इसमें बहुत डिटेल आ जाती है जो कि हम जब इस टॉपिक पे आएंगे गिटहब पे तो इसको हम ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे देखें कोड जब आपको मिलता है तो वो बेसिकली रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म से मुराद आप ऐसे ही समझें कि अगर आपने चिकन को कुक करना है तो आप बाज़ार से सिर्फ अभी चिकन लेके आए हैं, ठीक है। तो अब आप उस कच्चे चिकन को तो यूज़ नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली स्टेप है आप बिल्ड का, इसको आप ये कह लें कि अब आपने उस कच्चे गोश्त को पकाना है। तो जब आपको गिटहब से कोड मिल गया, आपने अपने सिस्टम पे उसको पुल कर लिया, तो उसके बाद अब अगला स्टेप आता है उसको बिल्ड करने का। और बिल्ड करने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो है डॉकर।
तो डॉकर में बेसिकली आपने ये करना है कि अपने उस रॉ कोड को एक आर्टिफैक्ट्री में कन्वर्ट करना है। इसको बोलते हैं .var या .jar फाइल्स। उसमें आपने बदलना है ताकि आपका वो जो रॉ कोड है उसको एक शक्ल दी जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कंटेनराइजेशन टूल होता है, यानी कि आप यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन्स की जगह पे डॉकर को यूज़ करते हैं। बाकी डॉकर के क्या फ़ायदे हैं, वर्चुअल मशीन्स को हम क्यों नहीं यूज़ करते, इनकी डिटेल हम सारी आगे चल के देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आपने ये टेस्ट करना होता है कि आपकी इसके लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं वो सोनार क्यूब है, ट्रिवी है। इसमें बेसिकली आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो भी कोड है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो भी कोड लिखा गया है उसमें किसी तरह का कोई वायरस, कोई बग या कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अगर है तो वो इसको स्कैन किया जाता है सारा, जो भी बग्स एरर्स हों उनको रिमूव किया जाता है ताकि आपके कोड में किसी भी तरह का कोई एरर ना हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे उसको डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय भी से आप ये मुराद ले सकते हैं कि उसको पब्लिक किया जाता है, ठीक है, ताकि यूज़र्स उसको यूज़ कर सकें। अब इसमें ये होता है कि हम और भी कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कुबरनेटिस है जिसको हम ऑर्केस्ट्रेशन टूल कहते हैं। इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक आपने एक ऐप बनाई, वेबसाइट बनाई, ठीक है। उस पर अब आपके माइंड में था कि इस पर जो मैक्सिमम यूज़र्स हैं ना वो 1000 एट अ टाइम इसको विज़िट कर सकते हैं। तो आपने उसके हिसाब से इसको 6 CPU लगा दिए और 5 GB आपने इसके साथ रैम अटैच कर दी। अब हुआ ये कि जैसे फ़र्ज़ करें ईद के डेज़ हैं या कोई फंक्शन है, तो उसमें अब वेबसाइट पे 1000 से भी कहीं ज़्यादा यूज़र्स ने उसको वेबसाइट कर लिया। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपने वो जो रिसोर्सेज यूज़ किए हुए थे 6 CPU और 5 GB रैम, वो अब कम पड़ गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो इतने ज़्यादा लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि हम कुबरनेटिस को यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, यानी कि जब ज़रूरत हो, जैसे अचानक से आपकी भी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग विज़िट कर रहे हैं, तो अब चूँकि ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो कुबरनेटिस क्या करता है कि ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर देता है। और फ़र्ज़ करें अब ईद गुज़र गई, अब ज़्यादा लोग उसको विज़िट नहीं कर रहे, वो वापस अपने 1000 वाले नंबर पे ही आ गए हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्रिएट हुए थे उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो कुबरनेटिस क्या करता है कि उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है आपकी एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसकी और भी बहुत सारी डिटेल है जो कि हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि कौन से टूल से हम क्या अचीव करते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जेंकिंस या गिटहब एक्शंस में ये होता है कि ये जितना भी प्रोसेस होता है कोड कर लिखना, फिर बिल्ड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, इसको हम मैनुअली करते हैं, ठीक है। बट अगर हम चाहें कि इसी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर दें, बस एक स्क्रिप्ट लिख दें और उसी को एग्जीक्यूट कर दें, तो हमें ये सारे प्रोसेस स्टेप्स जो है ना 1 बाय 1 ना करने पड़ें, बल्कि सब ऑटोमेटिकली हो जाएँ। तो हम क्या करते हैं कि CI/CD पाइपलाइंस लिखते हैं, जिसमें क्या होता है कि डेवलपर ने बस गिटहब पे अपना कोड पुश करना होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो कोड है वो बिल्ड हो जाता है, टेस्ट हो जाता है एंड डिप्लॉय हो जाता है। आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेवऑप्स में, जिसके बगैर आप कह रहे हैं कि डेवऑप्स कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज़ आपने डेवऑप्स में ये सीखनी होती है कि हर चीज़ को ऑटोमेट किस तरह किया जाए। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि AWS क्लाउड हम इसमें देखेंगे, क्योंकि अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी ये सारा काम है वो वर्चुअल मशीन्स पे नहीं करते, बल्कि अब तकरीबन सभी लोग जो है ना क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव होना शुरू हो गए हैं। तो हमारे पास मेन जो 3 बड़े क्लाउड हैं, AWS है, GCP है एंड Azure है। तो उसमें हमने अभी इस कोर्स से रिलेटेड AWS को देखेंगे कि हम AWS के ऊपर कैसे अपनी इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं और उसके ऊपर अपनी सारी जो एप्लीकेशन है उसका जो भी स्टेप्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे आने वाले लेक्चर्स में हम Azure और GCP को भी पढ़ेंगे, लेकिन इस डेवऑप्स कोर्स से रिलेटेड जो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म करेंगे वो हमारा AWS होगा। उसके बाद हम टेराफॉर्म को देखेंगे। तो टेराफॉर्म आप देखें AWS के ऊपर भी होता है कि हम
जो भी काम कर रहे होते हैं वो मैनुअली करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि AWS के ऊपर भी अगर हम कोई रिसोर्सेज़ क्रिएट करना चाहें और वो हम मैनुअली ना करें, बल्कि वो भी बस हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करें और वो ऑटोमेटिकली हमारे रिसोर्सेज़ क्रिएट हो जाएँ, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं टेराफॉर्म टूल, जो कि बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड टूल, यानी कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। वो AWS के ऊपर भी हो सकता है, GCP के ऊपर भी हो सकता है, एज़्योर के ऊपर भी हो सकता है, बट फॉर नाउ हम टेराफॉर्म को यूज़ करके AWS के ऊपर रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हम देखेंगे प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, जो कि बेसिकली मॉनिटरिंग टूल है, यानी कि एक दफ़ा जब आपकी एप्लीकेशन बन गई, वो डिप्लॉय भी हो गई, तो अब उसको मॉनिटर करना है कि किसी भी टाइम पे वो डाउन ना हो और किसी भी टाइम पे यूज़र्स जो है ना वो उनको एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई इशू ना हो। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, ये सारी मॉनिटरिंग हम प्रोमीथियस और ग्राफाना के थ्रू कर रहे होते हैं। हम डैशबोर्ड इसमें बनाते हैं, तो सारा कुछ हम इसमें मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये हम देखेंगे कि प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को कैसे यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को डेवऑप्स का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उसकी समझ आ चुकी होगी। बाकी हम इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ वन बाय वन करेंगे। अच्छा, इसमें ये एक एंसिबल है। एंसिबल में ये होता है कि ये भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। जैसे हमारे पास कुबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है, ये इसी तरह ही ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। यानी कि आप इसको ये कह लें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एट अ टाइम लिनक्स की 100 मशीन्स चल रही हैं, तो अब आपको कोई भी टास्क अगर उन 100 मशीन्स पे परफॉर्म करना है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप वन बाय वन एक एक मशीन पे जाएंगे और उस टास्क को रिपीट करेंगे, फिर दूसरी पे जाएंगे, फिर तीसरी पे जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एंसिबल होता है कि आपने क्या करना है कि आपने एक ही फ़ाइल लिखनी है और उसके अंदर आपने बताना है कि मुझे ये काम इन 100 सर्वर्स पे करने हैं। उसके बाद आपने उस फाइल को जब एग्जीक्यूट करना है, तो वो आपके सारे के सारे टास्क एट अ टाइम उन 100 मशीन्स के ऊपर परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। तो इसमें बेसिकली हमने यही देखना है कि हम जितने भी हमारे पास VMs हों, चाहे वो हंड्रेड्स हों, थाउजेंड्स हों, उनको हम एट अ टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम एंसिबल में इसको देखेंगे। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो एंसिबल प्ले बुक्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो आपका स्टिल अगर कोई डेवऑप्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।